सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। नए आने वाले व्यूअर्स से मेरी दरख्वास्त है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस जो है उसका नोटिफिकेशन आप तक फौरी पहुंच सके। अगर आपका कोई सवाल है और आप उसका जवाब चाहते हैं तो नीचे दिए हुए ईमेल एड्रेस पे, स्क्रीन पे दिए हुए ईमेल एड्रेस पे आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आने वाली वीडियो में उस सवाल का जवाब जो है वो शामिल किया जा सके। Now, the purpose of this video is just to provide the information. It is not a legal advice. अगर आपको लीगल एडवाइस चाहिए तो आप किसी क्वालिफाइड सोलिसिटर से रब्ता करें। वो आपके केस को देखते हुए आपको बेहतर गाइड कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी वीडियोस की तरह आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी और आप इसको सोशल मीडिया पे वैसे ही शेयर करेंगे जैसे आपने पहले वीडियो शेयर किए हैं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेलकम टू द वीडियो। मैं हूं सैयद अफाक हसन और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईयू सेटलमेंट स्कीम पे। जी बिल्कुल, यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम के ऊपर हम बात करेंगे। इस 2021 के अंदर बहुत सारे सवाल हैं। क्या अभी भी जो यूरोपियन नेशनल हैं वो यूके आ सकते हैं, अपने आप को यहाँ सेटल या प्री सेटल स्टेटस ले सकते हैं? क्या उनके डायरेक्ट फैमिली मेम्बर या जो उनके एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स हैं क्या वो उनको बुला सकते हैं यहाँ पे? उसका प्रोसीजर क्या होगा? सेटल और प्री सेटल स्टेटस में फ़र्क क्या है? आप ये कैसे हासिल कर सकते हैं? इसके अलावा डायरेक्ट फैमिली मेम्बर और एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर का जो डिफरेंस है वो भी इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। सबसे आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि इसका प्रोसीजर क्या है और आप कैसे आप खुद या अपने डायरेक्ट फैमिली मेम्बर या एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर को अभी भी यूके में सेटल या प्री सेटल स्टेटस दिलवा सकते हैं। तो मेरे साथ रहिएगा। इस वीडियो के आखिर में मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बताने वाला हूं जो मेरे से बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है कि क्या हम अभी भी यूके में आके अपना सेटल या प्री सेटल स्टेटस ईयू सेटलमेंट स्कीम के तहत अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सेटल और प्री सेटल स्टेटस में क्या फ़र्क है। जी इसमें सिर्फ फ़र्क सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सेटल और प्री सेटल स्टेटस में क्या फ़र्क है। जी इसमें सिर्फ फ़र्क है आप कितने वक्त से यूके में रह रहे हैं। तो अगर आपने सेटल स्टेटस हासिल करना है तो उसके लिए आपको 31 दिसंबर 2020 से पहले 5 साल जो है वो यूके के अंदर मौजूद होना चाहिए। इसको कंटिन्यूस रेजिडेंस भी कहते हैं। तो अगर आप 5 साल तक यूके में मौजूद थे, पढ़ाई कर रहे थे या जॉब की तलाश कर रहे थे या आप सेल्फ सफिशिएंट थे, तो आप काम कर रहे थे, तो आप बिल्कुल अपना सेटल स्टेटस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं अगर आप ये साबित कर सकते हैं कि आप 5 साल से यूके में मौजूद थे। उसके लिए बहुत सिंपल है। कुछ लोग मेरे से सवाल करते हैं कि जी हमारे पास 5 साल के एविडेंस मौजूद नहीं है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स इतने नहीं हैं कि हम ये साबित कर सकें। तो आपको इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास नेशनल इंश्योरेंस नंबर मौजूद है तो आपको जब आप एप्लीकेशन करते हैं तो होम ऑफिस जो है वो आपके नेशनल इंश्योरेंस नंबर से या एचएम रेवेन्यू से ये अंदाज़ा लगा सकता है कि आपका रिकॉर्ड उनके पास कब से मौजूद है। तो कभी कभी आपको डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती और अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग भी हों तो वो होम ऑफिस नेशनल इंश्योरेंस नंबर से अंदाज़ा लगा लेता है। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आपको किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है ये साबित करने के लिए कि आप 5 साल से यहाँ मौजूद थे। तो उसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, आपका कोई होम ऑफिस से कॉरेस्पॉन्डेंस हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके कोई यूटिलिटी बिल्स हैं, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, आपके मोबाइल बिल, इस किस्म की कोई भी चीज़ जो ये साबित कर सके कि आप 5 साल कंटिन्यूसली इस कंट्री में रहे हैं। इसके अंदर सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पे नहीं थे और आप चले गए यूरोप में
तो वो भी आप साबित कर सकते हैं कि आप 5 साल यहाँ मौजूद थे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि 31 दिसंबर 2020 वाले दिन ही आपको यहाँ मौजूद होना चाहिए था, अदरवाइज़ आपको जो है वो सेटल स्टेटस नहीं मिल सकता। जी बिल्कुल, आप इसे सेटल स्टेटस हासिल कर सकते हैं एज़ लॉन्ग आप ये साबित कर सकते हैं कि आप 5 साल यूके के अंदर 31 दिसंबर 2020 से पहले मौजूद थे। अब हम बात कर लेते हैं ब्रिटिश नेशनैलिटी की। तो आप ब्रिटिश नेशनैलिटी कैसे हासिल कर सकते हैं? अगर आपका सेटल स्टेटस हो चुका है तो आप उसके 12 महीने बाद जो है वो ब्रिटिश नेशनैलिटी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है वो रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल सी है कि आपके पास सेटल स्टेटस मौजूद हो और आपका जो है लाइफ इन द यूके हो और B1 टेस्ट, इंग्लिश टेस्ट आपका मुकम्मल हो। इसके साथ ही मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि ब्रिटिश नेशनैलिटी के लिए तो ज़रूर आपको ज़रूरत पड़ेगी लाइफ इन द यूके की और उसके साथ B1 की। लेकिन अगर आप अपना सेटल स्टेटस जब अप्लाई कर रहे हैं इंडेफिनेट लीव टू रिमेन, जैसे कि बाकी इंडेफिनेट लीव टू रिमेन के अंदर आपको लाइफ इन द यूके की रिक्वायरमेंट होती है, इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, अनलेस के वो आपको एग्जेम्प्ट हो। इसके अंदर आपको जो है ब्रिटिश नेशनैलिटी के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आपने लाइफ इन द यूके यहाँ आपने B1 टेस्ट जो है उसके साथ किया हो और इसके अंदर जो है एग्जाम्पशन जो है वो आपको नहीं मिलती, जबकि लाइफ इन द यूके और B1 टेस्ट जो है वो सेटल स्टेटस के लिए ज़रूरी नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप सेटल स्टेटस पे यहाँ मौजूद हैं और आपके जो है बच्चा कोई बोर्न होता है तो उसको कौन सा स्टेटस मिलेगा। तो जी जैसे ही आपका कोई बच्चा बोर्न होगा तो उस बच्चे को जो है ब्रिटिश नेशनैलिटी जो है वो मिल सकती है, वो क्वालिफाई कर जाएगा ऑटोमेटिकली कि वो ब्रिटिश सिटीज़नशिप जो है वो अप्लाई कर सकता है, अनलेस कि आप चाहते हैं कि वो दूसरे आपकी कंट्री की नेशनैलिटी ही रखे तो वो फिर अपना सेटल स्टेटस जो है वो हासिल कर सकता है। अदरवाइज़ अगर आप उसकी ब्रिटिश सिटीज़नशिप अप्लाई करना चाहते हैं तो बच्चा अपने आप ही ब्रिटिश सिटीज़नशिप के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। अब दूसरा हिस्सा जो है वो है इसके अंदर प्री सेटल स्टेटस का। तो प्री सेटल स्टेटस उन लोगों को दिया गया अंडर द EU सेटलमेंट स्कीम जो कि EU नेशनल थे और उन्होंने 5 साल अपने मुकम्मल नहीं किए थे, वो 2 साल से थे या 3 साल से थे, एनी पीरियड विच वाज लेस देन 5 years, और वो अपना यहाँ पे 31 दिसंबर 2020 से पहले यहाँ मौजूद थे और वही क्राइटेरिया है कि वो भी अपना जो है वो डॉक्यूमेंट प्रूफ जो है वो दे सकते हैं जिसमें बैंक स्टेटमेंट, यूटिलिटी बिल और जो बाकी रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई है। अगर आपके पास नहीं है वो डॉक्यूमेंट्स तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है होम ऑफिस जो है वो आपके नेशनल इंश्योरेंस नंबर से आपका रिकॉर्ड जो है वो हासिल कर सके और अगर उनको कोई फर्दर डॉक्यूमेंट्स चाहिए हों तो वो आपसे मांग सकता है। अब हम बात करते हैं कि क्या आपका जब बच्चा यहाँ पे पैदा होगा तो अगर आप प्री सेटल स्टेटस पे हैं यहाँ पे और आपका जो बच्चा बोर्न होता है यहाँ पे तो वो भी उसको भी जो है वो प्री सेटल स्टेटस ही दिया जाएगा, अनलेस कि जो सेटल स्टेटस है उसके बच्चे को जो है वो ब्रिटिश सिटीज़नशिप जो है वो दी जा सकती है। इसके अंदर प्री सेटल स्टेटस के लिए आपको जो सबसे अहम बात जानने वाली है वो ये है कि अब आप क्या अपना वीज़ा जो है प्री सेटल से सेटल स्टेटस कब कर सकते हैं। तो जब आपके 5 साल पूरे हो जाते हैं तो आप अपना जो वीज़ा है वो प्री सेटल से सेटल स्टेटस पे कर लेते हैं। अब मेरे से जो है एक सवाल पूछा गया था कि जी मैं पहले यहाँ पे मौजूद था उस पे दूसरे वीज़े पे, यूरोपियन वीज़े पे, पासपोर्ट पे, तो क्या मेरा टाइम जो है वो जब मैं अपना प्री सेटल स्टेटस करवाता हूँ तो क्या उसमें वो काउंट होगा। तो जी बिल्कुल, अगर आप पहले 3 साल यहाँ पे दूसरे स्टेटस पे रहे और उसके बाद आपने अपना स्टेटस जो है वो प्री सेटल स्टेटस करवाया तो अब आपका जो फर्दर जो टाइम पीरियड रह गया है सेटल स्टेटस हासिल करने के लिए वो सिर्फ 2 साल का रह जाएगा। उसके लिए आपको
पूरे 5 साल प्री सेटल स्टेटस पे रहने की ज़रूरत नहीं है। 2013 में आप आए और आप 5 साल रहे, उसके ऊपर तो आप जो है वो सेटल स्टेटस पे जाएंगे। अगर आप 2018 में आए और 2018 में आपको जो है वो 2020 में आपने अपना वीज़ा अप्लाई किया प्री सेटल का, तो अब आपको सिर्फ 3 साल और गुजारने हैं इससे पहले कि आप अपना सेटल स्टेटस अप्लाई कर सकें, और उसके 12 महीने बाद आप अपना ब्रिटिश नेशनैलिटी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ब्रिटिश नेशनैलिटी अप्लाई करने का तरीका वही है कि आपने लाइफ इन द यूके आपने किया हो और B1 आपके पास हो और आपके 5 साल जो है वो पूरे हो गए हों और आपके पास सेटल स्टेटस जो है वो मौजूद हो। एक और सवाल जो आजकल बहुत पूछा जा रहा है कि क्योंकि 31 दिसंबर 2020 गुज़र चुका है, तो क्या अभी भी आप इस एप्लीकेशन के लिए अंडर EU सेटलमेंट स्कीम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो इसका आंसर ये है जी, बिल्कुल आप अभी भी जो है अप्लाई कर सकते हैं बिफोर 30 जून 2021। अगर आपने अप्लाई नहीं किया और आप ये साबित कर सकते हैं कि आप यहाँ पर 31 दिसंबर 2020 से पहले मौजूद थे, तो आप अपनी एप्लीकेशन अभी भी जमा करवा सकते हैं। आप प्री सेटल या सेटल स्टेटस डिपेंडिंग ऑन लेंथ ऑफ टाइम कि आप कितने पीरियड ऑफ टाइम के लिए यहाँ पे रहे हैं, आपकी एप्लीकेशन को बिल्कुल कंसिडर किया जाएगा और आप सेटल या प्री सेटल स्टेटस अभी भी हासिल कर सकते हैं। तो इसमें बिल्कुल आपको ये है घबराने की ज़रूरत नहीं है कि जी 31 दिसंबर 2020 गुज़र चुका है तो शायद आप अब अपनी एप्लीकेशन नहीं कर सकते। जी बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि क्या जो आपके क्लोज़ रिलेटिव हैं, क्या वो एप्लीकेशन कर सकते हैं? अगर आपके पास सेटल या प्री सेटल स्टेटस मौजूद है तो उनकी एप्लीकेशन भी अभी की जा सकती हैं। अब क्लोज़ रिलेटिव के अंदर जो होम ऑफिस की गाइडेंस है उसके अंदर उसने जो आज जैसे कि आपका पार्टनर हो गए, स्पाउस हो गए, अनमैरिड पार्टनर, सिविल पार्टनर, इसके साथ साथ आपके बच्चे जो अंडर 21 हैं, आप अभी भी उनकी भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, उनको बुला सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो आपके स्पाउस हैं उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रन, और अगर बच्चा आपका 21 ईयर्स से ज़्यादा है तो फिर उसके लिए आपको जो है ये दिखाना पड़ेगा कि वो अभी भी आपका डिपेंडेंट है और वो फाइनेंशियली भी डिपेंडेंट है आपके ऊपर। और इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि जब बात आए एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर की, तो एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर का वीज़ा जो है इस स्कीम के तहत होम ऑफिस ने बड़ा क्लियरली अपनी वेबसाइट पे मेंशन कर दिया है कि वो एप्लीकेशंस अब क्लोज़ हो चुकी हैं। लेकिन जिनकी एप्लीकेशंस पहले की अप्रूव हो गई हुई हैं उनके लिए ये है कि जब वो अपना वीज़ा 5 साल के बाद एक्सटेंड करवाएंगे, इंडेफिनेट लीव टू रिमेन के लिए देंगे, तो आपको ये बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा कि 5 साल बाद आपको ये दिखाना होगा कि वो 5 साल बाद भी आपके डिपेंडेंट हैं। अदरवाइज़ आपके इंडेफिनेट लीव टू रिमेन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर का वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो अब नहीं हो सकती, आपके क्लोज़ रिलेटिव की हो सकती है। और इसके साथ साथ फाइनली मैं आपको इसके अंदर ये बता दूं कि आपको एविडेंस जो है वो प्रोवाइड करने होंगे। अगर आपने कोई अडॉप्ट चिल्ड्रन है आपका, अगर आपने कोई बच्चा अडॉप्ट किया है, आप उसकी एप्लीकेशन भी आप कर सकते हैं एज़ लॉन्ग कि आप ये प्रूव कर सकते हैं कि आपका जो रिलेशन इनके साथ है वो 31 दिसंबर 2020 से पहले का है। तो अगर आपका स्पाउस जो है वो 31 दिसंबर 2020 से पहले आपके साथ थी, स्पाउस थी या अनमैरिड पार्टनर थे, तो आप बिल्कुल अभी भी उनकी एप्लीकेशन जो है वो कर सकते हैं।
लेकिन जहाँ तक बात रह गई एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर की, उसके ऊपर एक जो है अब अपील की जा सकती है। अगर उनका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो चुका था वहाँ पे, उन्होंने किसी ने एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर का वीज़ा अप्लाई किया था, एप्लीकेशन 31 दिसंबर 2020 से पहले की थी और उसका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था किसी वजह से, और वो समझता है कि अगर उसका वीज़ा बनता था तो उसकी अपील जो है वो की जा सकती है, लेकिन उसकी फ्रेश एप्लीकेशन जो है वो अब नहीं की जा सकती। तो इस वक्त के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। जाने से पहले बिल्कुल आपको याद दिलाऊँगा कि आप ये वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस इन्फॉर्मेशन को जो है वो हासिल करना चाहते हैं। उनके सवालों के जवाब शायद इस वीडियो में मौजूद हों। तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अब मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।